नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सल्तनत मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, जिसमें सल्तनत एज को हम देखेंगे, सल्तनत काल को देखेंगे, जिसमें वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम जो आप देखेंगे सल्तनत वंश से संबंधित ये 5 वंश हैं। उन 5 वंशों के सारे क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस एग्जाम में तक पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं थी? तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है, एकता जो है राजस्व एकत्रित करने की ही व्यवस्था थी। दूसरा ऑप्शन दिया था, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। बिल्कुल दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सियासतनामा में एकता व्यवस्था की जानकारी पूर्णता दी हुई थी। अब तीसरा स्टेटमेंट है, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। दोस्तों नहीं, एकता से एकत्रित राजस्व जो था सीधा सुल्तान के खाते में ना जाकर ये मुक्ति जो होता था, मुक्ति के खाते में जाता था, और मुक्ति जो था फिर उसके बाद वह क्रमबद्ध तरीके से सुल्तान तक पहुंचता था। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। चौथा ऑप्शन था, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो मुक्ति होता था उसको एकता से एकत्रित जो राजस्व था उसके कुछ हिस्से से सैनिकों का खर्चा भी निकालना पड़ता था। तो चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन आप देखेंगे तीसरा बिल्कुल गलत था, इसमें आपसे सही नहीं पूछा गया था, तो तीसरा सही नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर आपको सुमेलित बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दाम जो है वो ताम्र की मुद्रा है, बिल्कुल सही है। देसाई जो है राजस्व अधिकारी को ही देसाई कहते हैं, ये भी सही सुमेलित था। दीवान जो है ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, ये भी सही सुमेलित था। जरीब जो दोस्तों था ये एक प्रकार की माप थी, एक प्रकार की माप, ना कि कोई एक प्रकार का कर नहीं था। तो चौथा जो है ये सही सुमेलित नहीं है, जरीब एक प्रकार की माप थी, ना कि कर। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, चालीसा मंडल का गठन किसने किया था? कई बार पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया? तो चालीसा मंडल का गठन दोस्तों जो किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो आप देखेंगे गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका ये गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, और इसी के द्वारा चालीसा मंडल का गठन किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फिंस्टन ने माना है। जो एल्फिंस्टन आप देखेंगे इतिहासकार है, इनके द्वारा रजिया के पतन का मुख्य कारण जो बताया गया है उसका स्त्री होना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसका स्त्री होना रजिया के पतन का मुख्य कारण बताया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? तो दोस्तों ये राजत्व का सिद्धांत जो था गुलाम वंश का ही ये शासक था बलबन, इसके द्वारा राजत्व के सिद्धांत को स्थापित किया गया, और राजत्व के सिद्धांत को स्थापित करने के साथ इसने जिले इलाही नामक उपाधि भी धारण करता है बलबन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं है? सल्तनत कालीन विद्वान आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1526 पानीपत की पहली लड़ाई के साथ सल्तनत वंश, सल्तनत युग समाप्त हो जाता है, तो इस पीरियड को ही कहते हैं सल्तनत काल। तो सल्तनत कालीन विद्वान मतलब इस टाइम पीरियड में कौन नहीं था? अमीर खुसरो। दोस्तों इसने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, तो बिल्कुल ये तो था ही। अमीर हसन ये भी था। मिन्हाजुस सिराज, इसी ने तबकाते नासिरी किताब लिखी है, और दोस्तों ये इल्तुतमिश के राज दरबार में था। तो ये तीनों थे, लेकिन अब्बास खां शेरवानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था, तो ये नहीं था। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, चालीसा मंडल का निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग कर दिया था? अभी दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ा था चालीसा मंडल का गठन किसने किया, आपने बताया ऑप्शन था पहला करेक्ट इल्तुतमिश, लेकिन चालीसा मंडल को विघटित किसने किया, भंग किसने किया? दोस्तों जो बलबन था, बलबन ये चालीसा दल का ही प्रमुख सदस्य था।
जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसके बाद रजिया बेगम सुल्तान बनती है। उसको अपदस्थ करने, उसको पद से हटाने, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने में ये बलबन जो था इसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था और इसने कठपुतली शासकों को भी बैठाया गुलाम वंश के शासकों के रूप में। और इस वजह से ये बलबन जानता था कि जो इस चालीसा मंडल के सदस्य होते हैं ये शक्तिशाली होके शासक को अपदस्थ भी कर सकते हैं। इस वजह से इसने, जब ये शासक बनता है बलबन, तो इसने चालीसा मंडल का विघटन अर्थात भंग कर दिया। तो इसका चौथा ऑप्शन सही था, बलबन। अब ये आपको सुमेलित करना है। अब देखिए दीवाने अर्ज, अर्ज जो शब्द है इससे याद रखिए ये सेना से संबंधित शब्द है, सैन्य। तो अर्ज कहां पर है, सैन्य विभाग था ये, दीवाने अर्ज, तीसरा ऑप्शन सही है। सिजदा जो थी एक दंडवत होने की प्रथा थी और पाबोस कदम चूमने की प्रथा को ही पाबोस कहते हैं। और अफरासियाब ये एक वंश था, तो डी का चौथा। इस तरीके से ये सुमेलन हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्वरी तुर्क नहीं था, ये बताना है। इल्वरी तुर्क कौन सा शासक नहीं था? इल्तुतमिश दोस्तों ये इल्वरी तुर्क था, बलबन भी इल्वरी तुर्क था और रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी इल्वरी तुर्क था। लेकिन जो गुलाम वंश का पहला शासक ये 1206 ईस्वी में बनता है और 1210 ईस्वी तक ये रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसे लाख वक्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये उदारवादी था, इस वजह से लाखों का दान करने वाला था, इसलिए इसे लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये इल्वरी तुर्क नहीं था। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो याद रखिए अरबी परंपरा से जो मुद्रा लागू की गई थी वह इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। आप देखेंगे टंका और जीतल नामक जो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए गए वह गुलाम वंश के इसी शासक के दौरान चले। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, इल्तुतमिश इसने अरबी परंपरा के आधार पे मुद्रा व्यवस्था लागू की। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अमीर ए आखूर, कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, अमीर ए आखूर ये दोस्तों रजिया बेगम से काफी ज्यादा संबंधित है क्योंकि आप देखेंगे रजिया बेगम का आप देखेंगे जो संबंध रहा अमीर ए आखूर से काफी रहा। तो ये अमीर ए आखूर जो था अश्वशाला का प्रमुख होता था, अश्वशाला का प्रमुख। तो दूसरा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, तबकात नासिरी। अभी हमने आपको बताया इल्तुतमिश के समय ये लिखी गई किताब तबकात नासिरी, इसकी कृति जो है ये मिनहाज और सिराज के द्वारा लिखी गई। ये इल्तुतमिश के राज दरबार में रहता था मिनहाज और सिराज। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हमने अभी आपको बताया इल्तुतमिश को ही गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस में आपसे पूछा गया प्रीलिम्स 2016 में। तो याद रखिए गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में पूछा गया है दोस्तों। अगर आप यहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर देखेंगे, ऐबक जो था इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन राजधानी लाहौर से दिल्ली लाने वाला जो शासक था वह इल्तुतमिश था, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। ARO में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में ही पूछा गया था। तो याद रखिए इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ये दिल्ली राजधानी लेके आता है लाहौर से। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है और यहाँ तो पूछा गया इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी, तो ऑब्वियस बात है दिल्ली ही होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ये IAS जो UPSC है उसके प्रीलिम्स में पूछा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट द्वारा चाकू मारा, ये बिल्कुल गलत है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यालदौज के साथ, ये भी बिल्कुल गलत है। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय, ऐसा भी नहीं था। चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो ये ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट है, चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनवाया गया, अजमेर में। कई बार आपसे पूछा जाता है और ये एक प्रकार की मस्जिद है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? अभी हमने आपको बताया ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 ईस्वी में शासक बनता है और इसी को लाख बख्श अर्थात उदारवादी चरित्र, उदारवादी प्रवृत्ति होने की वजह से इसे लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। ये जो झारखंड पीएससी है वहां पूछा गया था ये प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो आपको बताया जो इल्तुतमिश था शासक, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, ये जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है पर निम्न में से किसके काल में आया? तो जो मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था ये इल्तुतमिश के समय पर आता है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर ये आक्रमण करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दिल्ली के कौन, अगला है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो मंगोल नेता जो चंगेज खां था उसका समकालीन था इल्तुतमिश। ये जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए ये यूपीपीसीएस में आपसे पूछा गया, चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था, तेमुचिन। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तेमुचिन जो था चंगेज खां का मूल नाम था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो हम आपको बता चुके हैं जो बलबन के द्वारा उपाधि धारण की गई जिल्ले इलाही, मतलब शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया ही है जो शासक है। राजत्व का सिद्धांत भी बलबन ही लेता है, ये भी याद रखिए। जिले इलाही उपाधि भी बलबन के ही द्वारा धारण की जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये स्टेटमेंट गलत है। इक्तेदारी व्यवस्था दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ई से, याद रखिए इक्तेदार, और ई से इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा ये इक्तेदारी व्यवस्था लागू की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, उसने तुर्कानी चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, 40 दल अभी बताया। चौथा स्टेटमेंट था उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी बिल्कुल सही है। और ये छत्तीसगढ़ पीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं आपको, गुल खिले तो सांस ले। आप देखेंगे ये सीक्वेंस है, गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक, सांस से हो गया सैयद वंश और ले से हो गया लोधी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस सीक्वेंस में ये आते हैं वंश। इनका अगर इनके फाउंडर का नाम याद रखना है तो याद रखिए कुत्ता जल गया खिजाब से। कुत्ता से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिजाब से हो गया खिज्र खां, और जो बा है, बा से हो गया आप देखेंगे बहलोल लोधी। ये लोधी वंश का संस्थापक था। तो ये ट्रिक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में किसने एक मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा बाजार के मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। तो याद रखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कई बार पीसीएस एग्जाम में और लोअर पीसीएस में भी आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? तो ये दोस्तों ये था मलिक काफूर। मलिक काफूर ये जो था इसको हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को ये मलिक काफूर जो एक किन्नर था ये गुजरात अभियान के दौरान मिला था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में इसको खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण भारत के अभियान जितने भी अलाउद्दीन खिलजी ने किए उनका नेतृत्व इसी मलिक काफूर ने किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न,
राज्य के द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो ये राज्य के द्वारा जो वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की जो विशाल सेना थी, इसका श्रेय भी आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपको बताना है सत्य है या है? पहला, अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः विफल सिद्ध हुए। नहीं दोस्तों, अलाउद्दीन के जो लगान और कर संबंधी जो सुधार हुए वो विफल नहीं बल्कि सफल हुए। दूसरा स्टेटमेंट था, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया, जिससे साम्राज्य के संसाधनों का अभाव हो गया। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत किया। तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत थे, इसलिए आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट गलत वाला ऑप्शन सही है। जो चौथा ऑप्शन है, ना तो एक ना तो दो, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप पैमाइश को आधार बनाया तथा महत्वपूर्ण वर्ग खुद और मुकद्दम को भी भू राजस्व देने को कहा, जिस तरह आम जनता देती थी? तो ये शासक भी दोस्तों खुद और मुकद्दम, इससे याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, यही जो था इसने भूमि सुधार भी किया और भूमि की माप के आधार पर इसने राजस्व भी देना तय किया। तो अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये घड़ी अथवा ग्रह कर, जो घड़ी को ही ग्रह कर कहते थे, ये लगाने वाला जो प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र के विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? तो याद रखिए, जब उसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय की थी तो चित्तौड़ का ही नाम बदलकर उसने खिजराबाद कर दिया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था। अब है दीवान ए रियासत। दोस्तों, जहां भी रियासत शब्द आए तो आप इसे व्यापार से संबंधित समझिए, व्यापार। तो दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? इसका कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण, दीवान ए रियासत। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? यह देवगिरी काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे देवगिरी का शासक उस समय रामचंद्र देव, जो पहला ऑप्शन है ये सही है। ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, 3 से 4 बार पूछा गया है। तो याद रखिए देवगिरी का शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? बाजार सुधार लागू करने वाला जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी ऑप्शन इसका बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ये कई बार दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1306 ईस्वी के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच सीमा थी वह सिंधु नदी, याद रखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंधु जो थी वह सीमा थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर, आप देखिए 1296 ईस्वी में खिलजी वंश चल रहा है, यहाँ तुगलक नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। और 1320 ईस्वी में दोस्तों खिलजी वंश समाप्त होता है, तुगलक वंश शुरू होता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहला शासक तो है नहीं, ये गयासुद्दीन तुगलक है 1320 में। चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। 1351 ईस्वी में FST फिरोज शाह तुगलक बैठता है, तो तीसरा भी गलत हो गया। ऑब्वियस ही बात है, दूसरा ही बिल्कुल सही है। 1325 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सत्ता संभालता है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक कौन था? हम दोस्तों अभी हमने देखा जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक इसने बहुत सारे सुधार किए, सांकेतिक मुद्रा भी इसी ने चलाई और अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद भी लेके यही गया और सैनिकों को अपने एडवांस में पेमेंट इसी ने किया। तो ये सारे काम इसी ने किए, तो सारे के सारे काम ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ये मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए
फुतुहात ए फिरोज शाही, ये है आत्मकथा फिरोज शाह की, ना कि ये तारीख फिरोज शाही इसकी आत्मकथा नहीं है, बल्कि फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों ये दिल्ली अभी दूर है, ये जो स्टेटमेंट बोला गया था तुगलक वंश का जो फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक से कहा था दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो था अपने अभियान से लौटते समय उसने इन सूफी संत को निजामुद्दीन औलिया को अपने राज्य क्षेत्र दिल्ली को छोड़ के जाने के लिए कहा, तब उस सूफी संत ने बोला था दिल्ली अभी दूर है। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उनके विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रमाण भी मिले हैं? तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ही था, एमबीटी, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी और निरंकुश सुल्तान कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया? फतेहाबाद, बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्माण कराया। फिरोजाबाद, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया। जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार फिरोजा, ये भी आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराए गए। लेकिन फैजाबाद, ये गलत है, फैजाबाद का जो निर्माण है वह फिरोज शाह तुगलक ने नहीं कराया। इस वजह से तीसरे को छोड़ के सभी सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, 1, 2, 4, 5 और 6। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी मृत्यु पर बदायूंनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये स्टेटमेंट दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो एमबीटी था, इसने बहुत सारे सुधार किए, आप देखेंगे सांकेतिक मुद्रा से संबंधित सुधार और राजधानी परिवर्तन। तो इस वजह से और इसके सारे के सारे सुधार, सारे के सारे प्रयास असफल रहे। इसी वजह से जो बदायूंनी है, बदायूंनी कहता है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? तो ये नासिरुद्दीन महमूद जो था, नासिरुद्दीन महमूद, इसके कार्यकाल में ये आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला शासक था, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक से पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं वसूला जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। अगला है, इब्न बतूता किसके शासन में भारत आता है? इब्न बतूता ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है इब्न बतूता। और ये पीसीएस यूपी के और उत्तराखंड के पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, होली के त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, जो होली के त्योहार पे भी सार्वजनिक रूप से भाग लेता था? तो ये जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। दोस्तों आरिज विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, बिल्कुल ये भी गलत है। दागने की पद्धति की शुरुआत ये अलाउद्दीन खिलजी करता है और आरिज विभाग की स्थापना बलबन करता है। तो दोनों स्टेटमेंट बदल दिए गए, याद रखिए दोनों के दोनों गलत हो गए, आपस में चेंज किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, नहीं चचेरा भाई बैठता है फिरोज शाह तुगलक, ये भी गलत है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, दीवाने बंदगान। तो ये आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये गुलामों का एक अलग विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा?
तो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था? तो नहर, अगर नहरों से संबंधित अगर कोई भी आपको ऑप्शन मिले तो आप उसमें फिरोज शाह तुगलक को टिक करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो था नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? टोपरा और मेरठ के जो 2 अशोक स्तंभ के लेख थे, ये दिल्ली लाने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो था इन्हें दिल्ली लेकर जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही किस सुल्तान से संबंधित है? कोही का मतलब होता है कृषि विभाग, कृषि विभाग से संबंधित है दीवाने कोही। और ये दीवाने कोही की शुरुआत भी करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसी के द्वारा दीवाने कोही की स्थापना की जाती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन किया? दोस्तों अभी हमने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया और ये मुद्रा का प्रचलन इसका असफल रहा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खां। खिज्र खां जो था सैयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, तारीख मुबारक शाही किसकी जीवनी है? दोस्तों इसके नाम में ही मुबारक शाही है, तो याद रखिए मुबारक शाह की जीवनी है ये। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की? अलाउद्दीन शाह। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अलाउद्दीन शाह को अपदस्थ करके इसने दिल्ली में लोदी वंश की नींव डालता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या है? आपसे पूछा गया है। इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसके करेक्ट हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अब देखते हैं, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? गुलरुखी उपनाम से दोस्तों ये सिकंदर लोदी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारस में कविताएं लिखता था। अब देखते हैं, लज्जत-ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? लज्जत-ए सिकंदर शाही ग्रंथ जो है दोस्तों ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, किस लोदी शासक ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी, नाम में ही दोस्तों सिकंदरी है, तो याद रखिए सिकंदर जो लोदी था, सिकंदर लोदी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ये गजे सिकंदरी भूमि की माप की शुरुआत करता है। मियां भुआ जिसने तिब्बत सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की, किसका वजीर था? मियां भुआ जो था ये दोस्तों सिकंदर लोदी का वजीर था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोदी काल की प्रमुख इमारत जो थी मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये मोट की जो मस्जिद है ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था? तो जो तैमूर था जब दिल्ली से वापस जा रहा था इसने खिज्र खां को, बी ऑप्शन सही है, खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों ये लोदी वंश जो थे ये अफगान वंश से संबंधित थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। डी ऑप्शन सही है। बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया था। इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों सारंगपुर का युद्ध ये हुमायूं के समय लड़ा जाता है। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। तो याद रखिए ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, खतौली का युद्ध जो है ये आप अगर देखेंगे इब्राहिम लोदी को परास्त करता है महाराणा सांगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? आपको बताना है। दोस्तों ये देखिए
सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठता है लोधी वंश का जो संस्थापक है बहलोल लोधी। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी, आगरा का संस्थापक। फिर सबसे अंत में बाबर से पानीपत के पहले युद्ध में ही परास्त होने वाला इब्राहिम लोधी जो है ये बैठता है। तो ये सीक्वेंस है, ये बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? हमने आपको बताया तैमूर के बाद भारत पर ये जो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, इसी को वह राज्यपाल नियुक्त करके जाता है। तो सैयद वंश का संस्थापक बनता है खिज्र खां। तो सैयद वंश की नींव पड़ती है तैमूर आक्रमण के बाद। अब देखते हैं ये प्रश्न। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही है, ये कृष्णदेव राय के समय यही होता था। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, बिल्कुल, इंडस्ट्रियल टैक्स भी दिया करते थे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों ए और बी, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया? दोस्तों जौनपुर नगर जो था मोहम्मद जौना खां जो था, इसी को एमबीटी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद जौना खां की याद में ही बसाया गया था जौनपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, तो ये कई बार पूछा गया। ये देखिए, तो जो पूर्व का सिराज है ये जौनपुर वाला रीजन कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जौनपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर का अकबर कैसे जाना जाता है? कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। जैनुल आबदीन जो था ये से कश्मीर का अकबर कहा जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कश्मीर वाले रीजन में जैनुल आबदीन एक ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया, और आगे चलकर जो मुगल वंश का शासक हुआ अकबर, इसने भी जजिया कर को समाप्त किया था। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इसमें बताना कौन सम्मिलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा का शासक रहा, बिल्कुल सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित था, और सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात से संबंधित था। यूसुफ आदिल शाह, दोस्तों आप देखेंगे आदिल शाही वंश जो है ये अहमदनगर से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आप देखेंगे बीजापुर से संबंधित है, इसलिए ये डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये टर्मिनोलॉजी कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पोलीगार कौन थे? तो ये सी ऑप्शन सही है, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण अधिकारी थे ये पोलीगार। ये टर्मिनोलॉजी से संबंधित प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? हमने अभी आपको बताया जैनुल आबदीन जो था, जैनुल आबदीन जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, इसी के द्वारा सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन सिंह के द्वारा ये की गई थी। याद रखिए पहला ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? यूपीपीसीएस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था हुसैन शाह, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आमुक्त माल्यद किस शासक की रचना है? दोस्तों आमुक्त माल्यद जो है ये कृष्णदेव राय जो था इसके द्वारा लिखी गई है आमुक्त माल्यद। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो याद रखिए जो बुक्का प्रथम है, तो बुक्का प्रथम के द्वारा दूत मंडल भेजा गया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? दोस्तों कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर नागलापुर की स्थापना की थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक जो था ये विजयनगर आता है देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, इसका बी ऑप्शन सही है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आता है। अब देखते हैं ये प्रश्न, निकोलो डी कॉन्टी कौन था? निकोलो डी कॉन्टी कौन था? ये दोस्तों इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो बी ऑप्शन सही है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार जो सायण थे, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार, इनको किसका आश्रय प्राप्त था? ये विजयनगर राजाओं का इनको आश्रय प्राप्त था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का
संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो हम्पी के जो भग्नावशेष हैं जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, ये 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन ए सही है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए। सीडीएस में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है? तुंगभद्रा नदी, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, तुंगभद्रा नदी पर किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरियर और बुक्का के द्वारा। तो ये बी ऑप्शन सही है, विजयनगर। अगला प्रश्न है, निकोलो दी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी, निकितन और फरनाउ नूनिज ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? याद रखें, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक फेमस ये ट्रैवलर थे, तो विजयनगर साम्राज्य की इन लोगों ने यात्रा की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच जो चबूतरा होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको महानवमी दिब्बा कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सीडीएस में पूछा गया, महानवमी दिब्बा के नाम से जानते थे चबूतरे को। अगला प्रश्न है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? जो अमर नायकों का वर्ग है ये दोस्तों सेना कमांडर का संदर्भ प्रदान करता है। तो याद रखिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा ये सल्तनत युग, जो सल्तनत एज था 1206 से लेके अगर आप देखेंगे 1526 ईस्वी तक, पानीपत की प्रथम लड़ाई और बाबर का भारत में प्रवेश तक, ये सारे के सारे प्रश्न हमने आपको इस वीडियो में दिखाए। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास का अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।